धीरूभाई अंबानी इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन थे। उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज आज करीब 2 करोड़ रुपए कमाती है हर मिनट। लेकिन क्या आप बिलीव करोगे कि इन्हीं धीरूभाई का सफर एक मामूली से क्लर्क के तौर पे शुरू हुआ था, जिसका काम था घंटों तक धूप में रहकर गाड़ियों में पेट्रोल भरना। ये कहानी है इंडिया के सबसे एम्बिशियस इंसान धीरूभाई अंबानी की। कहानी की शुरुआत होती है 1932 में। गुजरात के चौरवाड़ गांव में जन्म होता है धीरज लाल हीराचंद अंबानी का। उनके फादर एक स्कूल टीचर थे, रिस्पेक्टेड थे, लेकिन उनकी सैलरी एक बड़ी फैमिली को चलाने के लिए सफिशिएंट नहीं थी। 7 लोगों का परिवार जैसे तैसे 2 कमरों के घर में रहता था, लेकिन ये गरीबी धीरू भाई का हौसला नहीं तोड़ पाई। बचपन से ही उनमें एक अलग कॉन्फिडेंस, एक अलग हंगर थी। लोगों को लगता था कि ये लड़का जरूर कुछ करेगा। 12 साल की उम्र में वो पढ़ाई के लिए जूनागढ़ आ गए। उनके गरीब बैकग्राउंड के चलते उन्हें बहादुर कांजी हाई स्कूल में फ्री स्टूडेंट के तौर पे एडमिशन मिल गया। 1940s में इंडिया अभी भी ब्रिटिश रूल के अंदर था, इसीलिए 1946 में केवल 14 साल के धीरू भाई ने अपने दोस्त कृष्णकांत वकारिया के साथ मिलकर जूनागढ़ विद्यार्थी संघ नाम से एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई और इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जोर शोर से हिस्सा लिया। 1949 में उन्होंने मैट्रिकुलेशन एग्जाम पास कर लिया, लेकिन अब आगे क्या? ना पैसे थे, ना कोई फैमिली बिजनेस और ना ही कोई कनेक्शन। ऐसे में उनकी कम्युनिटी के एक पुराने ट्रेडिशन ने रास्ता दिखाया। दशकों से यंग गुजराती लड़के अरेबियन कंट्रीज ट्रैवल करते थे, वहां 8 से 10 साल काम करके पैसे इकट्ठा करते थे और फिर वापस आकर खुद का धंधा स्टार्ट करते थे। इसीलिए 16 साल के धीरू भाई भी एक स्टीमर पर बैठकर घर से 2400 किलोमीटर दूर एडेन की ओर निकल पड़े। एडेन में उन्होंने एबेसियन कंपनी में जॉब इंटरव्यू दिया। ये कंपनी रेड सी रीजन का 80% ट्रेड कंट्रोल करती थी। इनका काम कार्स, एनिमल हाइड्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे कई प्रोडक्ट्स का था। लकीली उनके इंटरव्यूअर भी एक गुजराती थे, मंगल भाई पटेल। इंटरव्यू में उन्हें एक टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल को पढ़कर इंग्लिश में समरी लिखने को कहा गया। उन्होंने इस टेस्ट को कंफर्टेबली पास कर लिया और उन्हें ऑन स्पॉट जॉब मिल गई। इनिशियली उनका काम था घंटों तक धूप में रहकर गाड़ियों में पेट्रोल भरना और साथ ही शेल के पेट्रोल ऑयल और ग्रीस प्रोडक्ट्स को जगह जगह जाकर मार्केट करना। कई साल बाद इंटरव्यूअर मंगल भाई पटेल ने रिकॉल किया कि धीरू भाई के बारे में उनका फर्स्ट इंप्रेशन था उनके वॉक करने का तरीका। उनके फुटस्टेप्स काफी हैवी थे, वो ऐसे चलते थे जैसे उन्हें कहीं पहुंचना हो और समय कम हो। अर्ली 1950s में धीरू भाई ने एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की। एडेन में यूज होने वाली करेंसी थी येमेनी रियाल। रियाल में जितना सिल्वर कंटेंट था, उस सिल्वर की वैल्यू खुद उस कॉइन के एक्सचेंज रेट से भी ज्यादा थी। मान लीजिए कि एक रियाल कॉइन की वैल्यू 10 ब्रिटिश पाउंड्स के बराबर थी, लेकिन उसी रियाल में जो सिल्वर कंटेंट था उसकी मार्केट वैल्यू 12 ब्रिटिश पाउंड्स की थी। मतलब आप 10 पाउंड्स में एक रियाल कॉइन खरीद सकते थे और उसे मेल्ट करके उसके सिल्वर को 12 पाउंड्स में बेच सकते थे। सीधा 2 पाउंड्स का प्रॉफिट। धीरू भाई ने एग्जैक्टली यही किया। उन्होंने मनी चेंजर से जितने हो सके उतने रियाल्स के ऑर्डर प्लेस कर दिए, फिर कॉइन्स को मेल्ट करके उनसे सिल्वर निकलवा लिया और फिर सिल्वर इनगेट्स को लंदन के बुलियन डीलर्स को बेच दिया। करीब 3 महीनों तक ये ऑपरेशन चला, लेकिन फिर सर्कुलेशन में रियाल की कमी होने के चलते अथॉरिटीज को शक हो गया और धीरू भाई को ये काम रोकना पड़ा। लेकिन तब तक उन्होंने कुछ लाख रुपए कमा लिए थे। 1956 तक कई प्रमोशंस के बाद धीरू भाई एडेन मिलिट्री बेस पे रिफ्यूलिंग ऑपरेशंस के मैनेजर बन चुके थे। लेकिन वो केवल अपनी जॉब तक लिमिटेड नहीं रहे। जॉब के बाद वो एडेन सूख जाने लगे और वहां ट्रेडर्स को ऑब्जर्व करके सीखने लगे और जल्द ही खुद भी राइस, शुगर और बाकी कमोडिटीज में ट्रेडिंग करने लगे। 1954 में 22 साल की उम्र में उनकी शादी जामनगर के पोस्टमैन की बेटी कोकिला बेन से हो जाती है, जिसके बाद वो भी धीरू भाई के साथ एडेन आ जाती हैं और 1957 में एडेन में ही जन्म होता है उनके पहले बेटे मुकेश अंबानी का। 1958 में एडेन आए उन्हें करीब 10 साल हो चुके थे और तभी 26 साल के धीरू भाई ने सोच लिया कि अब किसी और के लिए काम करने का समय खत्म हुआ। अब बारी थी खुद का एम्पायर बिल्ड करने की और इसी सोच के साथ वो इंडिया वापस लौट आए। उन्होंने बॉम्बे में अपने कजन चंबक लाल दमानी के साथ पार्टनरशिप में एक बिजनेस स्टार्ट किया। ऑफिस के नाम पर एक 350 स्क्वायर फीट का कमरा, एक टेलीफोन, एक टेबल और 3 कुर्सियां थी और कंपनी का नाम था रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन। शुरुआत में ये एडेन में मसालों को और इथोपिया, सोमालिया और कीनिया में टेक्सटाइल्स को एक्सपोर्ट किया करते थे। लेकिन बहुत जल्द धीरू भाई की नजर एक बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे पड़ी। उन्होंने देखा कि इंडिया में सिंथेटिक थ्रेड्स जैसे नायलॉन, विस्कोस और पॉलिएस्टर की बहुत भारी डिमांड थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन थ्रेड्स का यूज करके कपड़े बनाना चाहती थी, क्योंकि इनसे बने कपड़े अफोर्डेबल, क्रीज प्रूफ और क्विक ड्राइंग होते थे। प्रॉब्लम ये थी कि इन थ्रेड्स का जो प्रोडक्शन इंडिया में होता था वो केवल 10 से 20% डिमांड ही फुलफिल कर पाता था। वहीं दूसरी तरफ
गवर्नमेंट ने इनके इंपोर्ट्स पर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, जिसके चलते इंडिया में इनकी भारी शॉर्टेज थी। गवर्नमेंट ने आरईपी यानी रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस का एक सिस्टम बना रखा था। ये लाइसेंस टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को मिलते थे। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक्सपोर्टर्स 100 रुपए का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते थे तो उसके बदले इन्हें 20 रुपए के आर्टिफिशियल थ्रेड्स इंपोर्ट करने की परमिशन मिल जाती थी। गवर्नमेंट का आइडिया था कि वो इस तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बैलेंस कर सकेंगे। अब धीरू भाई ने नोटिस किया कि कई एक्सपोर्टर्स के पास ये लाइसेंस था लेकिन वो इसका यूज नहीं करते थे। इसीलिए धीरू भाई ने उन एक्सपोर्टर्स को सबसे बेस्ट प्राइस ऑफर करके उनसे ये लाइसेंसेस खरीदना चालू कर दिए। इनफैक्ट ज्यादातर लाइसेंसेस खरीद के वो इंडिया के पूरे सिंथेटिक थ्रेड्स इंपोर्ट्स को कंट्रोल करने लगे और ह्यूज डिमांड के चलते कई 100% के प्रॉफिट में इंडियन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को बेचने लगे। बिजनेस तो तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन धीरू भाई और चंबक लाल की पार्टनरशिप में कुछ ठीक नहीं था। धीरू भाई एग्रेसिव रिस्क टेकर थे तो वहीं चंबक लाल सेफ खेलना पसंद करते थे। टिपिंग पॉइंट आया 1965 में। धीरू भाई का प्रेडिक्शन था कि सिंथेटिक थ्रेड्स के प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ेंगे, इसीलिए उन्होंने इसकी ह्यूज इन्वेंटरी बिल्डअप कर ली ताकि फ्यूचर में बढ़े हुए प्राइसेस में बेच सके। लेकिन चंबक लाल पैनिक कर गए और उन्होंने धीरू भाई को फोर्स किया कि वो इन्वेंटरी को कम कर दे। धीरू भाई ने थ्रेड्स को बेच तो दिया लेकिन किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही। 2-3 हफ्तों में प्राइसेस बढ़ गए और उन्होंने मोटा प्रॉफिट कमाया। उन्होंने चंबक लाल को प्रॉफिट शेयर करने का ऑफर भी दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि जो बिजनेस समझ नहीं आता उसमें इंटरवीन ना करें। फाइनली उसी साल उन्होंने पार्टनरशिप को स्प्लिट करने का डिसीजन लिया। धीरू भाई और उनके भाई ने 6 लाख रुपए में चंबक लाल से उसके रिलायंस के शेयर्स खरीद लिए। धीरू भाई की सक्सेस के पीछे एक बड़ा रीजन था उनकी फ्यूचरिस्टिक सोच। वहीं दूसरी तरफ अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन खुद को समय के साथ इवॉल्व नहीं कर पाते। जैसे इंडिया में आज भी करोड़ों बिजनेस ओनर्स अकाउंटिंग के लिए फिजिकल लेजर बुक्स यूज करते हैं या ऐसे ओल्ड फैशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिनका यूजर इंटरफेस काफी कॉम्प्लेक्स है और डेटा को मैन्युअली एंटर करना पड़ता है। लेकिन ओडू के अकाउंटिंग ऐप ने अकाउंटिंग को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है। इसमें केवल 2 क्लिक्स में प्रोफेशनल इनवॉइस बन जाता है। फिर इस इनवॉइस को कस्टमर को भेजना, पेमेंट ट्रैक करना और लेट पेमेंट पे ऑटोमेटिक रिमाइंडर जाना, सब कुछ इनबिल्ट है। और सप्लायर का बिल आए तो सिंपली फोटो लो। ओडू का एआई वेंडर नेम, डेटा, अमाउंट और लाइन आइटम्स एक्सट्रैक्ट कर लेगा। आपके वैलिडेट करते ही डिटेल्स अकाउंट में एंटर हो जाएंगी। सिमिलरली अब हर महीने बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करके मैनुअल रिकंसिलिएशन की जरूरत नहीं है। सिंपली ओडू को अपने बैंक से कनेक्ट करिए, जिसके बाद ये ऐप खुद आपके स्टेटमेंट को ऑटो इंपोर्ट कर लेगा और इसका स्मार्ट मैचिंग इंजन ऑटोमेटिकली 95% ट्रांजैक्शंस को बिल्स और इनवॉइसेस के साथ रिकंसाइल कर देगा। प्लस इनके क्लीन डैशबोर्ड्स में रिसीवेबल्स, पेबल्स, प्रॉफिट मार्जिन सब कुछ एक नजर में दिख जाता है और डिटेल्ड एनालिसिस के लिए पीएनएल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक क्लिक में जनरेट होते हैं। आपका पूरा डेटा रेगुलर इंटरवल्स में क्लाउड में बैकअप होता है। मतलब आपके सीए, अकाउंटेंट और टीम साइमल्टेनियसली कहीं से भी और किसी भी डिवाइस से कोलैबोरेट कर सकते हैं। फाइनली ये ऐप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए प्री कॉन्फ़िगर्ड आता है। मतलब जीएसटी रेट्स, एसएससी, एचएसएन कोड्स और टीडीएस कैलकुलेशन, इस ऐप को सब पता है। ओडू का फर्स्ट ऐप लाइफ टाइम के लिए फ्री है, तो अभी साइन अप करिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। अगले 1 साल में धीरू भाई ने अपनी नेक्स्ट मंजिल चुन ली। वो अब केवल थ्रेड्स के सप्लायर बने रहने में सेटिस्फाइड नहीं थे। अब बारी थी खुद थ्रेड्स का यूज करके टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर बनने की। उन्होंने गुजरात के नरोडा में एक जमीन खरीद ली। एक सिंपल फैक्ट्री बिल्डिंग बनाई गई और केवल 4 निटिंग मशीन से काम शुरू हो गया। इसी दौरान एडेन में अनस्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के चलते कई गुजरातीज वहां से वापस लौटने लगे, जिसके चलते धीरू भाई को अपने बिजनेस के लिए रेडीमेड मैनेजर्स, अकाउंटेंट और सेल्समैन मिल गए। धीरू भाई ने नोटिस किया कि इंडियन टेक्सटाइल मार्केट में कोई भी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड था ही नहीं। जिसका भी माल सस्ता होता था वो ज्यादा बिकता था। ऐसे में उन्होंने खुद का टेक्सटाइल ब्रांड लॉन्च करने का जीनियस डिसीजन लिया और वो ब्रांड था विमल। उन्होंने इसे मास मार्केट के लिए प्रीमियम फैब्रिक की तरह पोजीशन किया। इसकी टैगलाइन थी ओनली विमल, जो इसे दूसरों से एक्सक्लूसिव और सुपीरियर पोजीशन करती थी। एडवर्टीजमेंट्स में भी इन्होंने 1 करोड़ रुपए साल का खर्च किया, जिसमें इंक्लूडेड थे फैशन शोज, बिलबोर्ड्स और न्यूज़पेपर्स। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन्होंने फ्रेंचाइजी लाइक बिजनेस मॉडल डेवलप किया, जो पहले केवल वेस्टर्न कंट्रीज में पॉपुलर था। पूरे देश में करीब 400 शॉप्स को विमल की फ्रेंचाइजी दी गई। इन सब का रिजल्ट ये हुआ कि 1979 तक नरोडा फैक्ट्री का साइज बढ़कर 25 लाख स्क्वायर फीट पहुंच चुका था। वर्कफोर्स 5000 की थी और 1
155 करोड़ के रेवेन्यू के साथ रिलायंस इंडिया का लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर बन गया था। इसी दौरान 1977 में धीरू भाई ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इंडियन स्टॉक मार्केट्स को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने लॉन्च किया रिलायंस का आईपीओ। इससे पहले आईपीओ में केवल बिजनेस हाउसेस, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और वेल्दी फैमिलीज पैसा लगाया करती थी, लेकिन रिलायंस का फोकस था इंडिया के मिडिल क्लास को पार्टनर बनाना। उन्होंने 10 रुपए पर शेयर के प्राइस पे 28 लाख शेयर्स ऑफर किए। ये आईपीओ 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ और 1978 में रिलायंस के शेयर्स बॉम्बे और अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंजेस में ट्रेड करने लगे। ना केवल लिस्टिंग में शेयर्स प्रीमियम प्राइस पे खुले, बल्कि कुछ ही महीनों में प्राइसेस बढ़कर 50 रुपए हो गए और इन्वेस्टर्स का पैसा 5 गुना हो गया। पहली बार स्टॉक मार्केट से इंडिया की जनरल पब्लिक ने इतनी बड़ी वेल्थ बनाई थी, लेकिन बहुत जल्द इस कहानी में विलेन की एंट्री होने वाली थी। 1982 में एलिजेडली कोलकाता बेस्ड बेयर कार्टेल की बुरी नजर रिलायंस के शेयर्स पर पड़ चुकी थी। 18 मार्च को कार्टेल ने पूरी ताकत से रिलायंस के शेयर्स पे अटैक किया। उन्होंने इन शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट कर दी। उनका प्लान था कि वो मार्केट से रिलायंस के शेयर्स को बोरो करेंगे, फिर 131 के करंट प्राइस पर बेच देंगे। जब प्राइसेस नीचे जाएंगे तो और लोग भी पैनिक करके बेचने लगेंगे, जिससे प्राइस क्रैश हो जाएगा। फिर एक हफ्ते बाद वो शेयर्स को गिरे हुए प्राइस पर खरीद लेंगे और जिनसे बोरो किया था उन्हें वापस कर देंगे। पहले के प्राइस और अभी के प्राइस में जो डिफरेंस होगा वो बियर कार्टेल का प्रॉफिट होगा। जनरली शॉर्ट सेलिंग इसी तरह से काम करती है। उस दिन आधे घंटे में बेयर कार्टेल ने रिलायंस के करीब 3.5 लाख शेयर्स बेच दिए और प्राइस 131 से गिरकर 121 हो गया। लेकिन फिर कुछ अनबिलीवेबल हुआ। वेस्ट एशियन कंट्रीज से आने वाला बायर्स का एक मिस्टीरियस ग्रुप एक्टिवेट हो गया। ये लोग बेयर्स के बेचे हुए शेयर्स को खरीदने लगे। जितना बेयर्स बेचते उतना ही ये लोग खरीद लेते। कई हफ्तों तक ये वॉर चली। बेयर्स शेयर्स को बेच बेच के क्रैश करने में लगे हुए थे, वहीं इन बायर्स ने खरीद कर डिमांड को कम नहीं होने दी। अप्रैल 30 तक रिलायंस के शेयर्स क्रैश होने की जगह 201 रुपए के प्राइस पर पहुंच गए और अब टाइम आ चुका था कि बेयर कार्टेल मार्केट से रियल शेयर्स को खरीदे और जिनसे बोरो किया था उन्हें वापस करे। बेयर्स को हर शेयर पे मैसिव लॉसेस हुए, जिसके चलते इनके कई मेंबर्स पूरी तरह से बर्बाद हो गए। असली ट्विस्ट ये था कि एलिजेडली जिन एनआरआई बायर्स ने 10 करोड़ के रिलायंस के शेयर्स खरीदे थे, उनके पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद धीरू भाई अंबानी थे। हालांकि आज तक ऑफिशियली इन दोनों के बीच कोई लिंक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। इस विक्ट्री ने रिलायंस के शेयर्स को इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे पॉपुलर स्टॉक बना दिया और धीरू भाई खुद स्मॉल इन्वेस्टर्स के मसीहा कहलाने लगे। स्टॉक मार्केट्स हो या बिजनेस, धीरू भाई हर जगह जीत रहे थे। लेकिन ये सक्सेस केवल उनके बिजनेस एक्यूमेन और स्ट्रेटजीज के कारण नहीं थी। भारत में 1970s और 80s लाइसेंस राज का टाइम था और धीरू भाई को अच्छे से पता था कि बिजनेस में कुछ भी बड़ा करने के लिए उन्हें पावर में बैठे हुए लोगों से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स मेंटेन करनी होगी। इसीलिए रूलिंग पार्टी हो या ऑपोजिशन, धीरू भाई ने सबके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने की पूरी कोशिश की। अलेजिडली इसी इन्फ्लुएंस का यूज करके उन्होंने 1971 में हाई यूनिट वैल्यू स्कीम अप्रूव करवा ली। इस स्कीम से पहले नायलॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने पर केवल नायलॉन के थ्रेड्स इंपोर्ट करने की परमिशन मिलती थी, लेकिन अब नायलॉन एक्सपोर्ट करके ज्यादा वैल्यूएबल पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न इंपोर्ट किया जा सकता था। इस स्कीम का रिलायंस को बहुत फायदा मिला। नो डाउट धीरू भाई एक जीनियस बिजनेसमैन थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो साम दाम दंड भेद हर तरीके को यूज करना जानते थे और उनका ये साइड नुस्ली वाडिया के साथ उनकी राइवलरी में देखा गया। नुस्ली वाडिया बॉम्बे डाइंग के प्रमोटर थे, जो टेक्सटाइल मार्केट में रिलायंस की डायरेक्ट कॉम्पिटिटर थी। अलेजिडली धीरू भाई ने नाडिया के खिलाफ अपना हर हथियार इस्तेमाल किया। जब बॉम्बे डाइंग का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप हो रहा था तो मिस्टीरियसली गवर्नमेंट ने उनका लाइसेंस 2 सालों तक ब्लॉक कर दिया। जब उनके प्लांट के इक्विपमेंट्स इंपोर्ट होकर आए तो कस्टम्स ने उन्हें इंस्पेक्शन के नाम पे 4 हफ्तों तक रोक के रखा। इसी के साथ वाडिया के खिलाफ एक नेगेटिव मीडिया कैंपेन भी शुरू हो गया। उनके प्लांट को जंक कहा गया और कहा गया कि उनके प्लांट में इंफीरियर प्रोडक्ट्स बन रहे थे। जिन जर्नलिस्ट ने ये रिपोर्ट्स लिखी थी उनमें से कईयों को डर्टी डजन के नाम से जाना जाता था। एलिजिडली ये ऐसे रिपोर्टर्स थे जिन्हें वाडिया के खिलाफ रिपोर्ट्स लिखने के लिए पैसे मिलते थे। लेकिन ये बिजनेस वॉर वन साइडेड नहीं थी। रामनाथ गोयंका इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के ओनर थे और नुस्ली वाडिया से काफी क्लोज थे। जब गोयंका को लगा कि धीरू भाई ने मीडिया को मैनिपुलेट किया है तो उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य रिलायंस के अगेंस्ट लगा दिया। उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट स्वामीनाथन गुरुमूर्ति को हायर किया, जिसने रिलायंस की बिजनेस प्रैक्टिसेस के खिलाफ कई एक्सपोजे लिखे। इसी दौरान 1985 तक रिलायंस के ऊपर करीब 27 करोड़ के एक्साइज इवेजन का नोटिस आ गया था और सीबीआई की इंक्वायरी भी शुरू हो गई। सालों तक चली ये बिजनेस वॉर धीरू भाई के ऊपर टोल ले रही थी, जिस कारण 1986 में उन्हें एक मैसिव स्ट्रोक आ गया। फैमिली ने उन्हें यूएसए के एक
हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहां हफ्तों तक उन्होंने लाइफ और डेथ के बीच की लड़ाई लड़ी। कुछ लोगों को लगा कि ये धीरू भाई एरा का एंड है, लेकिन मार्च 1986 में जब वो इंडिया वापस आए तो सब शॉक्ड रह गए। उनका राइट साइड पैरालाइज था, हाथ ट्विस्टेड पोजीशन पे था और चलना मुश्किल था, लेकिन आंखों में वही पुरानी आग थी। स्ट्रोक ने भले ही उनकी बॉडी स्लो कर दी थी, लेकिन दिमाग अभी भी तेज चल रहा था। उन्होंने इमीडिएटली खुद को बिजनेस में झोंक दिया, क्योंकि अब उन्हें अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा करना था। एक ऐसा सपना जो पूरे इंडिया की पेट्रोलियम इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल के रख देने वाला था। 1980s तक विमल के टेक्सटाइल्स बनाने के लिए रिलायंस को दूसरों से पॉलिएस्टर थ्रेड्स खरीदने पड़ते थे। एक्चुअली ये थ्रेड्स बनते हैं केमिकल्स से। ये केमिकल्स आते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आते हैं क्रूड ऑयल से, और क्रूड ऑयल रिफाइन होता है रिफाइनरी में। धीरू भाई चाहते थे कि क्रूड ऑयल रिफाइनिंग से लेकर टेक्सटाइल प्रोडक्शन तक सब कुछ रिलायंस खुद करे, यानी कंप्लीट बैकवर्ड इंटीग्रेशन। एक्चुअली उनके इस ड्रीम पे काम 1982 में ही शुरू हो गया था। रिलायंस ने पताल गंगा में अपना पहला पॉलिएस्टर प्लांट बिल्ड किया, जिस प्लांट को बनने में मिनिमम 26 महीने लगने थे। 24 साल के मुकेश अंबानी की लीडरशिप में वही प्लांट केवल 18 महीनों में ऑपरेशनल हो गया। रिलायंस अब पॉलिएस्टर थ्रेड्स तो खुद बनाने लगा, लेकिन पॉलिएस्टर बनाने के लिए केमिकल्स अभी भी दूसरों से खरीद रहा था। इसीलिए 1984 से 1989 के बीच पीटीए, एमएजी और बाकी पेट्रोकेमिकल्स बनाने के लिए भी प्लांट्स डाले गए, जिसके बाद टेक्सटाइल, पॉलिएस्टर और पॉलिएस्टर बनाने के लिए पेट्रोकेमिकल्स भी खुद रिलायंस बना रहा था। लेकिन अभी भी अल्टीमेट गोल बाकी था, गोल ऑयल रिफाइनरी का। लेकिन रिफाइनरी पे काम चालू होता उससे पहले कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। मॉनसून में बादल फटने के चलते पताल गंगा वैली में एक भयानक बाढ़ आ जाती है। कुछ ही घंटों में रिलायंस की फैक्ट्री और कई सौ करोड़ की मशीनरी पानी और मिट्टी में डूब जाती है। ऐसा लगा कि धीरू भाई का सपना कई साल पीछे जा चुका था। लेकिन फिर सिचुएशन का चार्ज लिया मुकेश अंबानी ने। पानी कम होते ही वर्कर्स की आर्मी ने वॉर फुटिंग पे काम किया। एक एक मशीनरी को डिसअसेंबल करके क्लीन किया गया और वापस असेंबल किया गया, और केवल 1 महीने में पूरा प्लांट वापस ऑपरेशनल हो गया। इस बाढ़ के 4 साल बाद 1993 में धीरू भाई ने फाइनली अपना ड्रीम प्रोजेक्ट अनाउंस किया, इंडिया की पहली प्राइवेट सेक्टर ऑयल रिफाइनरी। 27 मिलियन टन की एनुअल कैपेसिटी के साथ ये पूरे एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनरी बनने वाली थी। ये पूरे इंडिया का 25% क्रूड ऑयल अकेले रिफाइन करने वाली थी, और इसे बनाने में करीब $6 बिलियन लगे थे, जो उस समय इंडिया की बिगेस्ट प्राइवेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट थी। 1995 में जामनगर में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और केवल 3 सालों में पूरा कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हो गया। ईयर 2000 में ऑपरेशन स्टार्ट हुए और 2001 तक ये रिफाइनरी 107% की कैपेसिटी में काम कर रही थी। यहाँ डीजल, पेट्रोल, केरोसिन जैसे फ्यूल्स और पेरेक्सिलिन और नाफ्था जैसे पेट्रोकेमिकल्स भी बन रहे थे। रिफाइनरी का 70 to 75% आउटपुट एक्सटर्नल कस्टमर्स को बेचा जा रहा था और बाकी का खुद रिलायंस कंज्यूम कर रहा था, जिसके चलते धीरू भाई का बैकवर्ड इंटीग्रेशन का ड्रीम अब पूरा हो चुका था। ये रिफाइनरी डेजर्ट रीजन में बनाई गई थी, इसीलिए धीरू भाई ने आसपास ग्रीनरी करने के लिए करीब 66,000 मैंगो ट्रीज प्लांट करवा दिए। बाद में 36,800 ट्रीज और ऐड किए गए, जिसने मुगल एम्परर अकबर के 1 लाख मैंगो ट्रीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अप्रैल 2002 में धीरू भाई ने रिलायंस के शेयर होल्डर्स को एड्रेस करते वक्त कहा कि अपनी यूथ में वो एडन में एक मल्टीनेशनल एनर्जी कंपनी के लिए सेल्समैन का काम करने गए थे, और तब उन्होंने सपना देखा था कि वो अपने देश वापस आके इंडिया की खुद की एक ग्लोबल एनर्जी कंपनी बनाएंगे। उनका वो सपना अब पूरा हो चुका था। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि ये धीरू भाई अंबानी का आखिरी शेयर होल्डर्स एड्रेस होने वाला था। 2 महीने बाद जून 24, 2002 को उन्हें दूसरा स्ट्रोक आया और जुलाई 6, 2002 को उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। धीरू भाई का कहना था, आवर ड्रीम्स हैव टू बी बिगर, आवर एम्बिशंस हायर, आवर कमिटमेंट डीपर एंड आवर एफर्ट्स ग्रेटर। और उनके इसी माइंडसेट के चलते गांव के एक टीचर के बेटे ने इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। ये कहानी थी धीरू भाई अंबानी की। वीडियो अच्छी लगी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नेक्स्ट इस वीडियो को देखें।